हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस के वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है, और वो प्रश्न बात किया जाएगा आप लोगों को कि जो कि 30% सिलेबस कट हो गया है। अब 30% सिलेबस कट होने के बाद जो निर्धारित किया सरकार ने कि इतना क्वेश्चन पूछा जाएगा, बस इस एरिया में इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 30% यहाँ से निकाल कर, तो उसके वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा और बहुत ही बेहतर अंक प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ही बात कहना चाहूँगा आपको कि वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे साथ जुड़कर 2022 बोर्ड एग्जाम की अच्छी से तैयारी कीजिए और अच्छा मार्क्स लाइए। और टारगेट हम लोग का 90+ मार्क्स का है। ठीक है, और इसी के बिहाफ पे हम लोग अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ताकि हम लोगों को जो ये टारगेट हम लोगों ने इतना बड़ा बनाया है उसको आसानी से अचीव कर पाएँ। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट कर देंगे और इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, दोनों ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी और लघुत्तरीय जो अति लघुत्तरीय आते हैं लघुत्तरीय दोनों। ठीक है, अच्छे तरीके से क्लियर करने वाले हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न पहले बहुविकल्पीय का देख लिया जाए। पहला प्रश्न देखिए जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कह रहा है कि जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है। अब बताना हमें यह कि जो जस्ता धातु होता है ना, वो अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या करे, क्रिया करके कौन सा गैस निष्कासित करती है। तो चलिए बताइए, ओजोन कि ऑक्सीजन कि हाइड्रोजन कि नाइट्रोजन, बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसका अगर आंसर आप जानते हैं तो 100% आप कमेंट करके बताइए। ये नहीं कि आप कमेंट ना करें, कमेंट आना चाहिए सबका, चाहे गलत ही क्यों ना आए। इसके बाद मैं सही बताऊंगा तो मैच करा लीजिएगा कि गलत है सही है। ठीक है, चलिए बताइए, जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, जल्दी से आप कमेंट कीजिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बता देता हूँ और मेरे आंसर से आप लोग अपना आंसर मैच करा लीजिएगा। तो हाइड्रोजन गैस, क्या हाइड्रोजन गैस निष्कासित करती है। तो यह प्रश्न अभी मैं बता रहा हूँ, अभी याद हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि डेली वीडियो आती है तो सब वीडियो को याद करना पड़ेगा। जितने वीडियो में हमने क्वेश्चन बताऊंगा उस सारे क्वेश्चनों को याद करना पड़ेगा। तो फिलहाल ये वीडियो चल रही है और पहला क्वेश्चन ये है, तो इस क्वेश्चन को याद हो ही जाना चाहिए आपको किसी कीमत पे कि जस्ता धातु अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करेगा तो कौन सा गैस निष्कासित करेगा, तो हाइड्रोजन करेगा बस। ठीक है, तब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। चलिए, प्रश्न नंबर दूसरा है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। कह रहा है कि अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, पुतली के द्वारा कि दृष्टिपटल द्वारा कि पक्षमाफी द्वारा कि परितारिका द्वारा। चलिए बताइए कि अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है वो किनके कारण होता है, पुतली के द्वारा, दृष्टिपटल, पक्षमाफी की परितारिका के द्वारा। बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से इसका सही आंसर बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बता देना चाहूँगा किसके द्वारा, तो पक्षमाफी के द्वारा। ठीक है, पक्षमाफी के द्वारा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों के प्रश्न। चलिए, प्रश्न नंबर दूसरा क्लियर हो गया ना। प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ अग्रसर होते हैं। अब प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कह रहा है कि द्विनिषेचन विशेष लक्षण है या द्विनिषेचन पाया जाता है। तो दो तरीके से प्रश्न पूछा जाए, तो पूछ लेगा आपका कि द्विनिषेचन विशेष लक्षण है या तो द्विनिषेचन पाया जाता है जंतुओं का कि आवृत बीजी पादप का कि अनावृत बीजी पादप का कि भ्रूण कोश से। ठीक है, आपको बताना है कि द्विनिषेचन पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको सही बताना ही पड़ेगा क्योंकि यह बायोलॉजी के वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किसके, बायो का प्रश्न है जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं बता देना चाहूँगा कि जो द्विनिषेचन पाया जाता है वो पाया जाता है आवृत बीजी पादप का। किसमें, आवृत बीजी पादप का, उसमें द्विनिषेचन पाया जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर तीसरा था जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अग्रसर होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह कौन सा भाग है। जो मानव का नेत्र होता है, जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब अगर बनाता है तो उस भाग को क्या कहते हैं। कार्निया पर प्रतिबिंब बनाता है कि आइरिस पर कि पुतली पर कि रेटिना या दृष्टिपटल पर। बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4
बहुत ही ज़्यादा आईएमपी प्रश्न है। मैं एक बार और लिख देता हूँ क्योंकि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वो कौन सा भाग कहलाता है? तो वो है ऑप्शन डी, रेटिना, जिसे हम दृष्टिपटल भी कहते हैं। ठीक है, रेटिना को ही दृष्टिपटल कहते हैं। तो हमारे आंखों में कोई भी इमेज बनता है किसी वस्तु का तो वही बनता है, रेटिना और दृष्टिपटल पर बनता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 4। नो डाउट होना चाहिए आपको क्वेश्चन नंबर 4 में। क्लियर हो गया? चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया होगा तो हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ। और इस स्लिप में आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 5। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखिए, कह रहा है कि तापीय विद्युत संयंत्र में उपयोग होने वाला ईंधन है। कह रहा है कि तापीय विद्युत संयंत्र में जो उपयोग होने वाला ईंधन होता है उसे कहते हैं जल, यूरेनियम की जैव मात्रा की जीवाश्मी ईंधन। बताइए, तापीय विद्युत संयंत्र में उपयोग होने वाला जो ईंधन है, जल होता है कि यूरेनियम होता है कि जैव मात्रा की जीवाश्मी ईंधन होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 5। जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुत ही ज़्यादा प्यारा प्रश्न है। तापीय विद्युत संयंत्र में उपयोग होने वाला ईंधन है तो वो है जीवाश्म ईंधन। ठीक है, आई होप आपने भी आंसर डी ही दिया होगा। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन प्रश्नों को तैयार करके जाइए, फिर देखिए मज़ा आ जाएगा 2022 बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, जो आपका टारगेट रहेगा वो 100% अचीव हो जाएगा। बस हमारे साथ जुड़े रहिए। तो क्लियर हो गया ना? क्या हो गया? ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 जैसा कि देख पा रहे हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। कह रहा है कि जो शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है कौन? शिराएं कि महाशिराएं कि दायां निलय कि महाधमनी? इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो शुद्ध रुधिर को क्या करता है? शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है। तो बताइए, शिराएं ले जाता है कि महाशिराएं कि दायां निलय कि महाधमनी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। ठीक है, चलिए बताइए कौन ले जाता है शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में? तो है महाधमनी। क्या है? महाधमनी क्या करता है कि शुद्ध रुधिर को, प्योर ब्लड को क्या करता है? हमारे पूरे शरीर के विभिन्न विभिन्न भागों में क्या करता है? पहुंचाता है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें कह रहा है कि एथेन का जो आणविक सूत्र होता है ना वो होता है C2H6 और इसमें 6 सहसंयोजक आबंध है कि 7 सहसंयोजक आबंध है कि 8 सहसंयोजक आबंध है कि 9 सहसंयोजक आबंध है? आपको बताना है कि एथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। जितना प्रश्न करा रहा हूँ सब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, सभी को नोट करके याद कर देना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बताना चाहूँगा आप लोगों को कि जो एथेन का आणविक सूत्र C2H6 होता है इसमें जो ना 7 संयोजक आबंध होते हैं। कितने? 7 संयोजक आबंध होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैसे तो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। निम्नलिखित देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ क्या करके संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है? कह रहा है कि वो कौन सा तत्व है, वो कौन सा तत्व है जो तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को क्या करता है? निकालता है बाहर। ठीक है, क्लोरीन, तांबा, जस्ता जिसे जिंक भी कहते हैं, कि सल्फर? बताइए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर तो बताना ही पड़ेगा आप लोगों को, किसी की मत। बताइए कौन सा वह तत्व है जो तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों राइट आंसर हो जाएगा सी, जस्ता जिंक। जिंक क्या करता है? जिंक ऐसा तत्व है जो तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मनुष्य में वृक्क, क्या कह रहा है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। मनुष्य में जो वृक्क है एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, जो किससे संबंधित है? पोषण से कि श्वसन से कि उत्सर्जन से कि परिवहन से? कह रहा है कि मनुष्य में जो एक वृक्क शब्द होता है वह एक तंत्र का क्या है? भाग है जो किससे संबंधित होता है? बताइए, ये 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई एक राइट आंसर होगा जो कि आपको बताना है कमेंट करके। बताइए किससे संबंधित होता है मनुष्य में जो वृक्क एक तंत्र का भाग है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन सी, उत्सर्जन से संबंधित होता है वृक्क। किससे? उत्सर्जन से संबंधित होता है वृक्क।
क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सब देखने को आपको मिलेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बहुविकल्पीय का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। कह रहा है कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में, ठीक है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। कह रहा है कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से, जैसे प्रिज्म है, जब प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश गुजरता है तो 7 रंगों में व्यक्त करता है, आप लोग भी जानते हैं। तो किन रंगों का सर्वाधिक विचलन करता है? लाल रंग का, कि पीले रंग का, कि बैगनी रंग का, हरे रंग का? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका आंसर आना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएमपी प्रश्न है। इसका आंसर तो किसी कीमत पे आना चाहिए आप लोगों को, कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से क्या करता है, गुजरता है, तो सर्वाधिक विचलन होता है किन रंगों का? तो होता है बैगनी रंग का। बैगनी रंग का सबसे सर्वाधिक विचलन होता है जब कोई श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है, और सबसे कम होता है लाल रंग का। ये भी याद कर लीजिए, यहाँ लिख देता हूँ, सबसे कम लाल रंग का होता है, अब बैगनी का क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो सर्वाधिक बैगनी वाला पूछा था, कम पूछता तो हम लाल पे लगा देते हैं। तो यहीं इस प्रश्न को अच्छे से क्लियर कर लीजिए, ताकि कोई भी और भी बहुविकल्पीय इस तरह का क्वेश्चन पूछे कि सबसे कम बताइए, तो आप बता देंगे आसानी से कि लाल रंग का होता है। तो यहाँ तक तो 10 हमारे क्या थे, हमने 10 महत्वपूर्ण आप लोगों को क्या बताया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया। अब हम बात करने वाले हैं क्या, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर। तो प्रश्न नंबर 10वां था, अब प्रश्न नंबर 11 से आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट आईएमपी है, ठीक है। प्रश्न नंबर 11। अब प्रश्न नंबर 11 क्या बोल रहा है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि आकाश में इंद्रधनुष किन घटनाओं के कारण बनता है, इन घटनाओं को सही क्रम में लिखें। कह रहा है कि जो हमारे आकाश में इंद्रधनुष किन घटनाओं के कारण बनता है, किन घटनाओं के कारण हमारे आकाश में इंद्रधनुष बनता है, और इन घटनाओं को सही क्रम में लिखना है आपको। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, चलिए देख लेते हैं उत्तर में कैसे लिखेंगे। कह रहा है कि इंद्रधनुष की रचना में प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन तथा आंतरिक परिवर्तन की घटनाएं क्रमानुसार घटती रहती है। मतलब कि जब भी इंद्रधनुष हमारे आकाश में बनता है ना, तो पहले प्रकाश का अपवर्तन होता है, इसके बाद प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, तब जाके उसका आंतरिक परिवर्तन होता है, तब जाके वो घटना हमारे सामने घट जाती है इंद्रधनुष वाली। तो सही क्रम पूछ रहा था ना, तो सही क्रम पहले प्रकाश का क्या होगा, अपवर्तन, फिर इसके बाद प्रकाश का प्रकीर्णन होगा, तब जाके आंतरिक परिवर्तन की घटना होती है और हमें इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देने लगती है। ये कंडीशन होता है, ठीक है। सीरियल इसका नंबर इस प्रकार है। तो क्लियर हो गया होगा ना प्रश्न नंबर 11, कोई डाउट? नो डाउट होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बढ़ो ना आगे, आप लोगों बढ़ जाना चाहिए, वो कोई है नहीं, कुछ ज़्यादा खास बात नहीं थी, जो कि आपने समझ लिएगा। प्रश्न नंबर 12 देखिए, रंध्र क्या, देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। रंध्र क्या है, इसकी उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। कह रहा है कि रंध्र क्या है और इसकी उपयोगिता स्पष्ट करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं उत्तर कैसा लिखेंगे। कि पादप की पत्तियां, देखिए रंध्र क्या है, इसकी उपयोगिता पूछ रहा है, पहले रंध्र जानते हैं। पादप की पत्तियां तथा अन्य कोमल वायवीय भागों की वाय त्वचा में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इन्हें रंध्र कहते हैं। कह रहा है कि जो पादप की पत्तियां होती है, पौधे की जो पत्तियां होती है ना, उनके अन्य कोमल वायवीय भागों की वाय त्वचा में क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इन्हें ही क्या कहते हैं, हम रंध्र कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के द्वारा होता है। जो प्रकाश संश्लेषण होता है, पौधा कोई प्रकाश संश्लेषण करता है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो गैसों का आदान प्रदान होता है ना, इन्हीं रंध्रों के द्वारा होता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको प्रश्न नंबर 12 क्लियर हो गया होगा कि रंध्र क्या है। तो पादप की पत्तियां तथा अन्य कोमल वायवीय भागों की वाय त्वचा में क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान इन्हीं रंध्रों के द्वारा होता है। बस सिंपल, 2 बार हमने पढ़ लिया, आपने सुन लिया होगा, एक बार लिख लेंगे, एक बार याद कर लेंगे, सारे प्रश्न याद हो गए आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर क्या था, 12, 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 13 है। कह रहा है कि क्या होता है जब एथेनॉल की क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट से क्रिया कराई जाती है। कह रहा है कि जब एथेनॉल की अगर क्षारीय पोटेशियम को पर मैग्नेट से क्या किया करा जाए, अभिक्रिया कराया जाए, तो क्या होगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देख लेते हैं कि एथेनॉल की क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट से क्रिया कराने पे क्या होता है। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, उत्तर में लिखना आपको कि जो एथेनॉल होता है ना, एथेनॉल क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट द्वारा ऑक्सीकृत होकर एथेनोइक अम्ल बन जाता है। जब एथेनॉल क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, वो एथेनोइक है, ठीक है, एथेनोइक अम्ल बन जाता है। क्या बन जाता है, एथेनोइक
एथेनोइक अम्ल बन जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एथेनॉल CH3CH2OH और इसके साथ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके बना रहा है क्षारीय, ठीक है, KMnO4 के साथ। तो अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, CH3COOH प्लस H2O पानी बना रहा है, ठीक है। तो ये हम लोगों को रासायनिक समीकरण भी लिखते चलना है साथ में, ताकि एग्जामिनर अच्छा से मार्क दे पाए, ठीक है। तो ये प्रश्न नंबर 13 आई होप क्लियर, कुछ है ही नहीं आपको समझना, बस यही चीज बता रहा है कि एथेनाइल क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो एथेनोइक अम्ल बनाएगा, बस लिख कर ये रिएक्शन लिख देना है आपको, क्लियर हो गया। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 13 था, और क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, कह रहा है कि यदि कोई महिला कापा टीका प्रयोग कर रही है तो क्या वह उसकी यौन संचारित रोगों से रक्षा करेगा। कह रहा है दुनिया को कोई भी महिला और कापा टीका यूज़ कर रही है तो क्या उसकी यौन संचारित रोगों से रक्षा करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। और कंडीशन देख लीजिए, यदि कोई महिला कापा टीका प्रयोग कर रही है तो यह उसकी यौन संचारित रोगों से रक्षा नहीं करेगी, ठीक है। क्या करेगी, रक्षा नहीं करेगी, ये बात एकदम आपको याद होना चाहिए। यदि कोई महिला कापा टीका प्रयोग कर रही है तो यह उसकी यौन संचारित रोग, यानी कि उसकी यौन में कोई भी रोग रहेगा तो उसको रोकेगी नहीं, वो सिर्फ ब्लडिंग के लिए आता है। आप लोग भी जानते हैं इस बात को, गहराई में डिटेल में नहीं पढ़ने की जरूरत है, आप जानते हैं इस बारे में, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा, हमने 10 महत्वपूर्ण और यहाँ पे 4 हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। तो डेली वीडियो आएंगी, इसलिए मैं बड़ा वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, ताकि आपको ज़्यादा भारी ना जाए, क्योंकि 3-3 वीडियो आपको एक दिन में पढ़ना है, तो चीज़ें क्लियर भी करनी नहीं है। ये नहीं कि एक दिन में 5-7 वीडियो दे दूँ तो दिक्कत होगी। तो छोटे छोटे वीडियो क्लिप और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे, उसी को आपको देखते देखते एग्जाम तक जाना है और नोट्स बनाते जाना है और अच्छे से अंक प्राप्त करना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।